मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। और आज का ये जो टॉपिक है या जो वीडियो है अपन यहाँ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो बीएससी पार्ट 3 के बच्चों के लिए है। और पेपर सेकंड न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक आता है, जिसका नाम है अपने पास नाभिकीय गुणों का सारकथन। अगर अंग्रेज़ी में बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि रिकैपिटुलेशन ऑफ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के नाम से ये जाना जाता है। मतलब अभी तक जो अपन ने नाभिक के बारे में चीज़ें पढ़ी हैं, उसके बारे में कुछ और जानकारी अपन यहाँ शेयर करेंगे, और उन जो पहले पढ़ी हुई है उनके बारे में और कुछ नई जानकारियों के बारे में अपन बताएंगे। देखो बच्चों, जैसा अपन जानते हैं कि अभी नाभिक के बारे में अपन इतने वीडियो देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो नाभिक एक्चुअली के अंदर दो तरह से बताए जा सकते हैं। एक कहलाता है स्थायी नाभिक और दूसरा कहलाता है रेडियो एक्टिव नाभिक। जो स्थायी नाभिक होता है वो अनंत काल तक अपरिवर्तित रहती है, और उसके स्ट्रक्चर जो है वो अनंत काल तक अपने को एज इट इज़ मिल सकता है। लेकिन जो रेडियो एक्टिव नाभिक है वो लगातार स्वतः विकसित होता चला जाता है, जिसमें अपन जानते हैं कि जैसे यूरेनियम के नाभिक है, प्लूटोनियम के नाभिक है, ये रेडियो एक्टिव नाभिक के रूप में अपन जानते हैं। वैसे अपन देखें कि किसी भी नाभिक के लिए कुछ बातें अपने को एलिमेंट्री बातें होती है जो सबको पता रहता है, और मैंने यहाँ आपके लिए नोट्स में भी ये बताया है कि जैसे नंबर 1 कैपिटल ए, जिसको द्रव्यमान मास बोलते हैं। फिर नंबर 2 जेड, जिसको परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या से भी बता सकते हैं अपन। एम नाभिक का द्रव्यमान के रूप में बता सकते हैं अपन, और आर उसकी तिरछा के रूप में कह सकते हैं। एक नाभिक की स्पिन होती है जिसको जे से बताते हैं। एक नाभिक की मैग्नेट मोमेंट होता है, मोमेंटम होता है, जिसको म्यू से बताते हैं। इसी तरह से क्यू एक आइसो स्पिन कैपिटल आई से बताते हैं अपन, और लास्ट में एक पेरिटी। ये सारी चीज़ें जो है नाभिक के लिए बताई जाती हैं। कोई भी नाभिक हो, उस नाभिक के लिए सारी बातों का होना ज़रूरी है और अपने को मालूम भी होना चाहिए। द्रव्यमान संख्या में जैसा कि आपने को पता है, नॉर्मली द्रव्यमान संख्या में नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स आते हैं। नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स, जहाँ शब्द न्यूक्लियॉन्स आ जाता है बेटा, वहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों को जोड़ा जाता है। फिर आवेश संख्या, जिसको जेड, जो एटॉमिक नंबर कहलाती है, इसको प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी एटॉमिक नंबर होती है, उसको आवेश संख्या जेड से बताते हैं। नाभिक के द्रव्यमान को बताने के लिए एक यूनिट जो ली गई है वो एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट से रूप में बताते हैं। और एक कार्बन 12 के नाभिक को एक स्टैंडर्ड बताया गया था। कार्बन 12, इसका 1 एएमयू बराबर कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान को अपन 12 से भाग दे देते हैं तो 1 एएमयू का मान निकल के आ जाता है। तो ये आपको पता ही है कि 1 एएमयू का मान 1.66054 इंटू 10⁻⁻27 kg मान होता है। आप 10⁻⁻27 कितना कम मान है, ये अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर इसको एनर्जी में बदलें तो 1 एएमयू बराबर 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी नाभिक की बेटा समीकरण देने के लिए अगर कोई भी नाभिक या कोई भी ऐसा परमाणु जिसका कि द्रव्यमान संख्या ए और परमाणु क्रमांक जेड है, उसको अपन यहाँ एक इक्वेशन मैंने बताई है इस पेज नंबर 1 पे, एम ए जेड इक्वल टू एम ए जेड प्लस जेड एम ई माइनस बी जेड। एम ब्रैकेट में ए और जेड जो लिखा है ये परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है, इसको कभी कभी कैपिटल एम से भी बताते हैं सीधे। और एम के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में ए जेड लगाया है, इस न को नाभिक का द्रव्यमान के रूप में अपन डिफाइन करते हैं। आगे भी जो अपने पास टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर ये सिंबल्स अपने को काम में लेने हैं। एम और नीचे सबस्क्रिप्ट ई लगाया है, इसका मतलब एम का मतलब मास है, और जो सबस्क्रिप्ट ई लगाया है ये इलेक्ट्रॉन का बताता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का मास है। बी और ब्रैकेट में जेड जो बताया गया है ये परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की कुल बंधन ऊर्जा को बताता है। किसी भी नाभिक के लिए, किसी भी परमाणु के लिए इस इक्वेशन को अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक्चुअली के अंदर कोई भी जब नाभिक है तो इसकी त्रिज्या का आकलन कैसे किया जाए, कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, कैसे पता लगे। तो एक जो सिंपल सा जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था, अगर उसी को अपन देखें कि कोई भी अल्फ़ा पार्टिकल जिसका का आवेश अपन जानते हैं +2e, उसका मास m और वेलोसिटी v है, अगर वो सोने की पन्नी की तरफ आ रहा है तो और एक निश्चित दूरी तक आने के बाद वो वापस एक कुछ पार्टिकल जो सीधे आते हैं सोने की पन्नी के न्यूक्लियस की तरफ, नाभिक की तरफ, वो 180 डिग्री से वापस से रिटर्न बैक हो जाते हैं।
तो जिस दूरी तक आके वापस जाते हैं वहाँ से लेके नाभिक के जो बीच की दूरी है, उस दूरी को निकटतम पहुंच की दूरी के नाम से इसको बताया जाता है, जिसको कि कहते हैं कि लगभग नाभिक की त्रिज्या के बराबर ही होता है, कि यहाँ तक नाभिक फैला हुआ है। तो ये निकटतम पहुंच की दूरी, अगर इसको एक साइंटिफिक में अपन डिफाइन करें तो मैंने इसकी परिभाषा भी लिखी है आपके लिए नोट्स में, कि वह निकटतम दूरी जिस पे अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा उसकी विद्युत स्थिर ऊर्जा के बराबर हो जाए। मतलब उसकी पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा जिस पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, स्थित ऊर्जा में। वहाँ से लेके नाभिक की जो दूरी होती है उसको अपन निकटतम पहुँच की दूरी के नाम से अपन जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे नाभिक न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है तो कोलामी प्रतिकर्षण के कारण उसकी वेलोसिटी कम होती है, इससे उसकी गतिज ऊर्जा कम होती है। लेकिन दूसरे रूप में चूंकि ऊर्जा का संरक्षण रहता है तो वो गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा के अंदर चेंज होती रहती है, और एक अवस्था ऐसी आती है एक निश्चित दूरी पे कि पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और वापस प्रतिकर्षण बल के कारण वो स्थित ऊर्जा है वापस गतिज ऊर्जा में चेंज होने लग जाती है। तो यहाँ एक समीकरण मैंने यहाँ आपको यहाँ निकाला है। इस समीकरण के अंदर यहाँ डी नॉट का मान निकाला गया है, जो उसका मान 28.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो 10⁻⁻15 को एक फर्मी के रूप में अपन डिफाइन करते हैं, क्योंकि बहुत छोटी दूरी होती है। तो एक नया मात्रक यहाँ लिया जाता है। ये एक सोने की पन्नी के लिए निकाला गया है, जिसका कि परमाणु क्रमांक अपन जानते हैं 79 होता है, और एक ऐसे अल्फा कण के लिए लिया गया है जिसकी की एनर्जी 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई अल्फा नाभिक 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा से सोने की पन्नी की तरफ आता है, तो उस केस में निकटतम पहुंच की जो दूरी है वो कितनी आएगी, उसको एक निकाल के डेरिवेशन के रूप में अपन ने यहाँ देखा है कि उसका मान 28.4 फर्मी के रूप में अपन बता सकते हैं। तो ये एक नाभिक की दूरी, निकटतम पहुंच की दूरी, जो कि एक्चुअली में नाभिक की त्रिज्या के रूप में बता सकते हैं। नाभिक की त्रिज्या को अपन दूसरे रूप में यहाँ पे पेज नंबर 3 पे भी मैंने डिफाइन किया गया है कि एक्चुअली में सबसे छोटा नाभिक हाइड्रोजन को माना जाता है, जिसमें सबसे कम न्यूक्लियन होते हैं। अगर अपन ये माने कि नाभिक की त्रिज्या कैपिटल R है और प्रति न्यूक्लियन की त्रिज्या R0 है, तो उस केस के अंदर या हाइड्रोजन के नाभिक के लिए अपन ये कह सकते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है 4/3 πr3, ये A से मल्टीप्लाई होकर न्यूक्लियन का जो वॉल्यूम है और जितने न्यूक्लियन बैठे हैं उनसे मल्टीप्लाई होकर लिख सकते हैं अपन इक्वल में। और इससे एक फार्मूला निकल के आता है R = R0 A⁻⁴। ये एक नाभिक की त्रिज्या का फार्मूला है। R0 एक्चुअली में ये कांस्टेंट के रूप में कार्य करता है, जिसका मान 1.2 से लेके 1.3 फर्मी होता है, या 10⁻⁻15 मीटर के आसपास बता सकते हैं। एक्चुअली में नाभिक की त्रिज्या को निकालने के लिए डिफरेंट प्रयोग किए गए थे कि अल्फा प्रकीर्णन किया गया, इलेक्ट्रॉन पुंज को नाभिक से टकराया गया, न्यूट्रॉन को भी नाभिक की तरफ भेजा गया, उनसे भी प्रकीर्णन किया गया। तो इनका सबका अध्ययन किया गया, और मेनली अध्ययन जब इलेक्ट्रॉन पुंज को नाभिक से की तरफ भेजा गया तो उनके बीच में जो भी अन्योन्य क्रियाएं हो रही थी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में, उस केस के अंदर नाभिक के अंदर जो आवेश घनत्व है उसका एक ग्राफ खींचा गया, एक डायग्राम बनाया गया, या ग्राफ जिसको अपन कह सकते हैं, जिसको कि यहाँ पे अपन ने डायग्राम को यहाँ समीकरण पेज नंबर 3 पे बताया गया है। और इसके अंदर आप देखो कि जो आवेश घनत्व है उसको एक इक्वेशन से अपन यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। इस आवेश घनत्व में अपन ये कह सकते हैं, या इस डायग्राम से या इस ग्राफ से अपन ये बता सकते हैं कि नाभिक के केंद्र पर आवेश का घनत्व जो है ρ0 सबसे अधिक होता है, जिसको 1.0 से बताया गया है अपन ने। और जैसे जैसे कुछ दूरी तक ये नाभिकीय आवेश घनत्व कांस्टेंट रहता है, फिर स्लो फॉल में डाउनफॉल नीचे होने लगता है और लास्ट में शून्य हो जाता है। तो ये इसके लिए मैंने 3-4 पॉइंट आपको बताए कि 1 से लेके 0.9 तक ये कांस्टेंट रह रहा है, जैसे बी पॉइंट से बताया। सी पॉइंट में मैंने आपको ये बताया है कि नाभिक की सीमा पर ये आवेश घनत्व जो है धीरे धीरे कम होकर लास्ट में शून्य हो जाता है। और डी पॉइंट मैंने बताया कि जिस दूरी पर आवेश घनत्व आधा रह जाता है उसको R0 के रूप में बता सकते हैं। और ये दूरी जो कैपिटल डी मैंने यहाँ बताई है एक्चुअली में नाभिक के सतह की मोटाई है, जिसको अपन पहले भी कह रहे हैं निकटतम अप्रोच की दूरी जो है डिफाइन कर रहे हैं। तो बच्चों ये सारा सार कथन एक बार नाभिक के लिए अपन ने देखा,
कुछ ऐसी बातें देखी जो पहले से आप जानते थे, और कुछ ऐसी नई बातें जिसके बारे में आप नहीं जानते थे। तो इन सब को देखते हुए अपना एक छोटा सा कंक्लूजन अपने दिमाग में सेट हो जाता है कि नाभिक है क्या और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। अगले वीडियो में मैं आपको इससे और दूसरी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगा।